दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। पिछले कुछ समय से भारत में जो आर्थिक परिदृश्य है, जो पहले से ही बहुत सकारात्मक नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें हैं उसकी, वो और ज़्यादा खराब हुआ है और वो कारण है डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे मित्र माने जाते रहे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, ये भी है। लेकिन उन्होंने न जाने क्या हुआ, रिश्तों में कौन-सी खटास आई, किन कारणों से आई कि उन्होंने 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया और इस तरह जो एक्सपोर्ट का पूरा सिलसिला है, वो थम सा गया है। बहुत बुरा हाल है। इतने महँगे रेट पर कौन बाज़ार में सामान खरीदेगा, जो भारत से जाएगा? जबकि भारत से जो सामान जाते रहे हैं अब तक, उनमें बहुत बड़ा व्यापार भारत का होता रहा है और उससे बहुत बड़ा घाटा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और घाटा सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल रोज़गार का है, सवाल कर्मचारियों की ज़िंदगी का है। तो दोस्तों, ये 50% टैरिफ भारत को क्या-क्या और मुश्किलें पैदा करेंगी, सारे सवाल हैं। और इस बीच में एक नया डेवलपमेंट हो रहा है कि जिन मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते आमतौर पे बहुत साधारण थे और कुछ से बहुत ही खराब भी थे, उनसे हमारे रिश्ते फिर से बेहतर हो रहे हैं। कितने बेहतर होंगे, यह भी अटकलों का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान थे, अभी वो चीन है और चीन में 7 साल के बाद संभवतः पहली बार गए हैं। ये 7 साल बाद पहली बार गए हैं। हालाँकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात पिछले साल हुई थी, जब वो ब्रिक्स की मीटिंग में कज़ान गए थे, जो रूस में पड़ता है। लेकिन इस बार वो चीन में है और शंघाई जो सहयोग के संगठन है, उनके उनका शिखर सम्मेलन है। यहाँ पर दूसरे भी देशों के प्रतिनिधि हैं। तो बहुत दिलचस्प ये सब डेवलपमेंट चल रहा है। हमने सोचा कि अपने श्रोता जो हैं, अपने जो दर्शक हैं हमारे चैनल के, उनको इन चीज़ों की जानकारी भी ज़रूर होनी चाहिए और इनके बारे में प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए। हमने निवेदन किया, देश के बहुत जाने-माने पॉलिटिकल इकोनॉमी के जानकार, आर्थिक अखबारों के बड़े संपादक पद पर रहे और द वायर के फाउंडिंग एडिटर एम.के. वेणु से, कि वो आएँ और हमारे साथ चर्चा में भाग लें। तो एम.के. वेणु साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हमारी हमारे जो दर्शक और हमारे श्रोता हैं, उनका इंटरेस्ट ज़रूर इस बात पर है कि 50% जो टैरिफ है, वो कहाँ ले जाएगा भारत को? क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में, कारोबार में, एक्सपोर्ट में वैसे भी बहुत आगे नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भविष्य है? उर्मिलेश जी, देखिए, ये जो 50% टैरिफ जो इंडिया में लगा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया के लिए। और ब्राजील पे भी इतना ही लगा है और ब्राजील पे भी बड़ी चुनौती है। और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट लूला है, उन्होंने भी इसको लेके एक बड़ा सा इसका एक रिस्पांस, पॉलिसी रिस्पांस उन्होंने भी तैयार किया है। और मैं दोनों का नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि दोनों में तकरीबन उतना ही जो सबसे ज्यादा जो जो हाई जो टैरिफ लगे हैं 50%। तो 50% टैरिफ में उर्मिला जी होता ही है कि एकदम से जो अगले 6 महीने में अगर यही टैरिफ रहा, तो अगले 6-8 महीने में इस पे कोई शक नहीं है इसमें कि बड़े सारे उद्योग, जो लेबर इंटेंसिव उद्योग है, जहां रोजगार बहुत पैदा होती है, जैसे टेक्सटाइल हुआ, गारमेंट्स हुआ, अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सूरत में, और जैसे लुधियाना में होजरी है, तिरुपुर, कानपुर में जो चमड़े का जो काम है, जो वो उसका भी अच्छा एक्सपोर्ट होता है यूएस में। आगरा कानपुर फुटवेयर, ये सारे उद्योग उर्मिला जी, उसमें एम्प्लॉयमेंट काफी होती है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो बड़े उद्योग हैं, जहां पे मशीन से ज्यादा काम चलता है, जैसे अब पावर प्लांट हुआ या स्टील प्लांट हुआ, आजकल ज्यादातर
जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ऑटोमेटेड होता है। इसमें सारा काम ज्यादातर मशीनों से होता है। जो आज से 30 साल पहले जो लेबर वहां पे एम्प्लॉय होता था, वो आज के तारीख में जो बड़े बड़े जो उद्योग, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा पैदा नहीं होता। जैसे अब ऑटो में आप जाए, जो कार जहां बनती है उसमें काफी काम जो रोबोट्स करती हैं आज के तारीख में। तो आप अगर किसी फैक्ट्री में जाओ, अच्छी मारुति या कहीं, तो आपको दिखेगा। और पावर प्लांट तो मैंने सुना कि आजकल ज्यादातर कंप्यूटराइज्ड है। और तो ये जो उद्योग है, जहाँ छोटे गारमेंट्स जो बना के बेचते हैं, जिसमें हजारों की तादाद में लोग, कोई सिलाई करता है, कोई बटन लगाता है, कोई उस तरह के जो डिजाइनर्स, कोई कटिंग करने वाले, और जैसे अब ज्वेलरी, डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन्स में जो पॉलिश करने वाले हो, वो जो एक जो कारीगरी जो जिसके लिए हिंदुस्तान माना जाता है, क्राफ्ट्स एक्सपोर्ट, जिसमें उसमें बहुत इसमें काफी धक्का लगेगा। और अनुमान ये है अर्थशास्त्रियों का कि जो हमारा 80-85 बिलियन डॉलर का जो यूएस में एक्सपोर्ट जाता है, बहुत ही बड़ा मतलब नंबर है ये 80-85 बिलियन। सो उसमें से आधा, कम से कम 40-45 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट मतलब खत्म हो सकता है, क्योंकि हम पे 50% लगा है, मगर बाकी जो देश है जो हमसे compete करती हैं, जैसे वियतनाम हुआ, जैसे और जो कई जो एशिया के देश हुए, उनमें 15 या 20% लगा है। 20%, पाकिस्तान पे 19% लगा है, जैसे बांग्लादेश में भी हमसे कम लगा है। तो आप ये सोचिए कि कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ का जो कारोबार, उस पे इसका पूरा भारी असर पड़ेगा। और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्या हमारी पॉलिसी रिस्पॉन्स है, मुझे उसका कोई डिटेल्स मुझे सामने दिख नहीं रहा। और केवल ये सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री की जो भाषा, उनके भाषण में एक स्वदेशी का रेटरिक उन्होंने चला दिया है। और स्वदेशी का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि भाई लोग हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तानी माल खरीदे, मगर ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये अगर वहां नहीं बेच पाए 1-1.25 लाख, 1.5 करोड़, 1-1.25 लाख करोड़ का माल, तो वो इंडिया में कौन खरीदेगा? क्या इंडिया में उनको खरीदने की क्षमता है लोगों में? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति वैसी थोड़ी बिगड़ी हुई थी। ये सबको पता है कि कोविड के बाद अभी तक की जो कंजम्पशन, जो डिमांड है, वो केवल हमारे कंज्यूमर, जो टॉप के जो 5-10% लोग खरीदारी कर रहे हैं, नीचे जो 80% जो लोग हैं, वो तो ना उनकी आमदनी बढ़ी है पिछले 4-5 साल में, ना उनसे कुछ उनकी खरीदारी बढ़ी है। लोगों की जो पूंजी सेविंग्स कम हो रही हैं, लोगों का खर्चा नहीं चल रहा। तो ये इस तरह की कठिनाइयां अर्थव्यवस्था के ऊपर पहले से ही मंडरा रही थी। उसके ऊपर अगर जिस तरह ट्रंप साहब ने 50% जो लगाया है हमारे एक्सपोर्ट्स में, ये मानिए उर्मिलेश जी, अभी भी हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उसका टोटल जो निर्यात है, मैं कह रहा हूं, वो करीब हमारे जीडीपी का 20% है जी। हाँ, 20% हमारा निर्यात जीडीपी का है। तो आप सोचिए, अब वो जो है वो ये पूरे क्षेत्र में असर होगा, क्योंकि हम अगर यूएस में अगर नहीं एक्सपोर्ट कर पाए, तो अब हमें इधर उधर और ढूंढना पड़ेगा मार्केट। जैसे अब ठीक है, जापान चले गए मोदी जी, जापान ने भी 10 साल का एक विजन दिया है। ठीक है, अभी चाइना जाएंगे, रशिया भी कह रहा है चलो अगले 5 साल, 6 साल, 10 साल का हम अपना एक प्लान बनाते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका हो क्या रहा है कि अमेरिका सब देशों पे टैरिफ लगा के वो क्या कर रहा है कि और देशों को आपस में ज्यादा ट्रेड करने में मजबूर कर रहा है, और ज्यादा एक दूसरे के साथ जो आर्थिक जो
जो रिलेशनशिप है और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बढ़ाने बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है अमेरिका। ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। अगर एशिया के अंदर ही बहुत ट्रेड हो, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, और इंडिया और अफ्रीका के बीच में, इंडिया लैटिन अमेरिका के बीच में, जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, इनके आपस में अगर ट्रेड बढ़े तो मेरे हिसाब से दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। मगर ये अच्छी बात, ये लॉन्ग टर्म में, लंबे दायरे में अच्छी बात है। अगले 5 साल, 7 साल, 8 साल में इस तरह का डेवलपमेंट हो और लोगों की डिपेंडेंस अमेरिका में उतनी ना हो, क्योंकि अमेरिका तो भाई सबसे बड़ा इकोनॉमी तो है। अगर अमेरिका से डिपेंडेंस कम हो तो ये अच्छी बात है। मगर हमारी चिंता ये है कि अगले 6 महीने, 1 साल में क्या होगा। तो ये जो कठिनाई जो है, ये हमारे जो सर पे जो कई इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया, आपने भी कहा, जो अलग अलग शहरों में ऑलरेडी लोगों के ऑर्डर्स कैंसिल हो रही हैं। लुधियाना में होजरी है, ऑर्डर्स कैंसिल हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, तिरुपुर, फुटवेयर, सब जगह ऑर्डर्स कैंसिल हो रही हैं। और ये सारे उद्योग, उर्मिला जी, छोटे उद्योग हैं। और छोटे उद्योग का ये है कि वो बहुत ज्यादा शॉक सह नहीं पाएंगे, और उनकी बैलेंस शीट जो है वो बहुत 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 पुख्ता नहीं होती। वो बहुत छोटे छोटे मार्जिन में काम करते हैं, 10% मार्जिन में काम करते हैं। अगर 50% टैरिफ लग जाए तो फिनिश्ड, उनको कल बंद करना पड़ जाए। और देखा गया कि छोटे उद्योगों को कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता कहीं से। आपको याद होगा, कोविड के बाद भी जो छोटे उद्योग ने काफी सफर किया। हालांकि जब कोविड के बाद सरकार ने आरबीआई के जरिए सस्ता पैसा वैसा सब मुहैया करवाया, मगर हमारा एक्सपीरियंस ये है, हमारा अनुभव ये है कि छोटे उद्योग बेचारे वो इतना ज्यादा वो पहले इतने पिसे हुए थे कि और वो लोन ले नहीं पाए, चाहे वो लोन सस्ते इंटरेस्ट रेट में मिल रहा था। मगर वो काफी, मतलब एक आरबीआई की स्टडी आई है और भी स्टडीज आई है कि काफी कम से कम 30-40% छोटे उद्योग बंद हो गए थे कोविड के बाद। और आप ये देखिए, बड़े उद्योग थे वो, उनको फायदा हुआ। बड़े जो उद्योग थे, जो जैसे टॉप आप 50-100 कंपनियां ले लो, उनकी बैलेंस शीट में स्ट्रांग होती है, पैसा होता है। और जैसे आप टाटा ले लो, बिरला ले लो, अंबानी, अडानी, और भी कई, मतलब दसियों। और उनको जो चीप क्रेडिट जो मिला आरबीआई से, जो आरबीआई ने मुहैया कराई, जो सस्ते इंटरेस्ट, उसका उन्हें बड़ा फायदा हुआ। और कोविड के बाद उनकी जो प्रॉफिट्स बहुत बढ़ी, और इतनी अच्छी तरीके से उनका इतना ज्यादा प्रॉफिट 2000 जैसे 22-23 में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है उनकी। तो अभी भी मुझे लगता है कि कुछ उस तरह की स्थिति ही पैदा हुई है, क्योंकि जो बड़ा उद्योग है वो तो ये शॉक अब्सॉर्ब कर लेगा। अगर उस पर कोई टैरिफ लगे तो वो किसी तरह उसको कर लेगा, और शायद अपने जो एम्प्लॉयज जो है उनकी छटनी भी ना करे, क्योंकि उतनी उनमें क्षमता है। जैसे कहते हैं कि जो मसल जो है, जो जैसे जो मॉनेटरी मसल जिसे कहते हैं, उनका जो फिजिकल, जो फाइनेंशियल मसल जिसे कहते हैं, तो मगर ये जो छोटे उद्योग है वो उन पे ये बहुत भारी पड़ेगा। और मुझे अभी तक मोदी जी या आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमण जी, थोड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट्स ही मैंने सुने हैं। कोई खास डिटेल्ड ये नहीं बताया गया कि भाई किस तरह इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और देखते हैं। रघुराम राजन ने परसों ये बोला है, हालांकि वो मैंने भी अपने वायर के प्रोग्राम में कहा था, कि बड़े उद्योगों ने, जैसे रशियन, जो सस्ते रशियन कच्चा तेल पिछले 3 साल में उसको आयात करके बहुत पैसा उन्होंने सेव किया, बहुत पैसा बनाया, और 1 लाख करोड़ से ऊपर बनाया पैसा उन्होंने। तो अब अभी भी वो बना रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल रशिया से हम अभी भी खरीद रहे हैं। तो रघुराम राजन ने, मैंने भी पहले बोला, बाद में रघुराम राजन ने भी ये कहा कि भाई जो इनको सुपर प्रॉफिट हुआ है बड़े उद्योगों को, क्या उसका कुछ भाग सरकार को लेके, इसमें सरकार की भी कंपनियां, जो ऑयल कंपनीज, क्या उसका उस पे एक बड़ा टैक्स लगा के
ये छोटे उद्योगों को और जो एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर हैं, उनको उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको किसी तरह सेफ्टी नेट उनके लिए क्रिएट की जाए। तो इस तरह की कोई क्रिएटिव आइडियाज मुझे अभी उर्मिल जी अभी तक नजर सुनने में नहीं आया कि इस वक्त आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। मगर अभी जो थिंकिंग वही चल रही है कि हाँ, हम ये एक नैरेटिव चलाया हुआ कि हिंदुस्तान हर मुश्किल को झेल लेगा। अब इतना कहना काफी नहीं कि हिंदुस्तान हर मुश्किल को झेल लेगा। अब देखते हैं, अभी आप देखिएगा, अभी जिस तरह ये उद्योग बंद होंगे, मुझे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड के बाद जिस तरह कई उद्योग बंद हुए और लोग गांवों की तरफ चल बसे, कुछ लेवल पे उस तरह की चीज भी देखी जा सकती है। मतलब उतने बड़े स्केल में नहीं होगा, मगर कई जो शहर हैं, जो जहां पे इन उद्योगों का पूरा इनका जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जैसे आप सूरत हुआ, लुधियाना हुआ, या तिरुपुर हुआ, कानपुर हुआ, ऐसे कई मिलेंगे शहर जहाँ पे छोटे उद्योग जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्राफ्ट्स वगैरह, टेक्सटाइल्स, इन सब चीज़ों का, फिशरीज आप ले लीजिए, तो वहाँ पे अब देखना पड़ेगा वहाँ पे कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पे। मुझे तो कुछ खास वहाँ से कोई सरकार की तरफ से कोई फीडबैक नहीं मिल रहा। सरकार ने उनसे जाके बात करी है, सरकार ने उनपे कुछ, वो अभी तक एक व्हाइट पेपर इनको निकाल चुका होना, सरकार को अभी तक व्हाइट पेपर जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि 21 दिन की मोहलत मिली थी। जब ट्रंप ने बोला कि 21 दिन तक आप नहीं करें तो 50% लगेगा, तो 21 दिन खत्म हो गए अभी 3-4 दिन पहले। तो अब तब तक सरकार को पूरा एक रिस्पॉन्स का जो एक ढांचा तैयार कर लेना चाहिए था, मगर वो मुझे नजर नहीं आ रहा। जी, तो आप जो बातें कह रहे हैं उससे अगर मैं कुछ चीजों को सूत्रबद्ध करूं, तो उसमें एक तो यह है कि जो हालात हैं अपने मुल्क में, इस तरह के उद्योगों के ठप होने से या कमजोर पड़ने से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आमतौर पे जिसको कहा जाता है गरीब प्रदेश भारत के, यहाँ पर जो मजदूर पलायन करके जाते हैं कल कारखानों वाले इलाकों में, वहां से पलायन बहुत तेजी से होगा, यानी बैक पलायन, दोबारा पीछे पीछे काटना, और फिर गांव में एक अराजकता की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि वहां कोई रोजगार नहीं है, जमीन भी इतनी ज्यादा बटी हुई है कि उससे भी सस्टेन करने का की संभावना नहीं है। तो एक तो ये पहलू, दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी, यहाँ पे मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो आपने बात कही है। प्लीज प्लीज प्लीज। हमारे बड़े जाने माने लेबर इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा, yes. उन्होंने ये डेटा निकाला है कि कोविड के बाद जिस तरह उद्योग बंद हुए थे, उसके दौरान शहरों से लोग गांव की तरफ जो गए, और शहर और शहरी उद्योगों को छोड़ के जहां बंद हो गए, और गांव में जाके जो उनकी जो जमीन है वहां जाके उन्होंने अपने फैमिली के साथ वो जुड़ गए लो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट में। मतलब वहां कोई खास जो चल रहा था वो चल रहा था, वहां जाके उन्होंने भी अपना हाथ बटाना शुरू किया। 8 करोड़ लोग, 80 मिलियन लोग वापस गए, और उनका ये कहना है कि पिछले 30 साल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, 1991 के बाद अभी तक, ये जो उल्टा जो शहरों से जो लोग छटनी होके गांवों की तरफ, ये कभी नहीं हुआ। और इससे अभी तक हम पूरी तरह रिकवर नहीं किए थे। ये एक तरह से एक चोट ठीक होने से पहले एक और चोट लगी वहीं पे। बिल्कुल। और जो दूसरी बात जो आप कह रहे थे, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा था, कि भाई जो और मुल्क हैं, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश की है, एक व्हाइट पेपर निकाला है, नहीं निकाला है, लेकिन उनका एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करने की प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी। मैंने कुछ दिन पहले ही ब्राजील ने पूरे पुख्ता एक पैकेज निकाला है। यस, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अल जजीरा पर या बीबीसी पर देख रहा था, पता नहीं किस चैनल, कोई इंटरनेशनल टीवी चैनल पे, तो उसमें प्रेसिडेंट लुला और अन्य उनके जो पदाधिकारी हैं वो बकायदे प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, और वहां पर इसी पर बात हो रही थी। तो वो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने देखा, लेकिन वैसा कोई प्रोग्राम भारत में हमने नहीं देखा।
लेकिन भारत में सबसे अधिक चर्चा जो होती है, खासकर मौजूदा सरकार के लोग करते हैं, जो इनके समर्थक हैं या जो इनको मार्गदर्शन करते हैं, यानी डायरेक्शन जो देते हैं, जैसे आरएसएस के लोग, कि भाई हमें स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच इनका संगठन है, लेकिन वो परदेशीकरण जो व्यवस्था, हमारी पूरी व्यवस्था का, पूरे उद्योग धंधों का है, पूरे निवेश का है, उस पर कभी कुछ नहीं करते। केवल वो एक बार साल में स्वदेशी जागरण की बात करते हैं, दैट्स ऑल। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है, आपको क्या लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट का जो लीडरशिप है, क्या इसके पास कोई विचार है कि इसको वो कर सकें, या एक एडाकिज्म ही रहेगा कि चलो जी रूस से कुछ मिल जाए, कुछ चाइना से मिल जाए, कुछ जापान से मिल जाए, तो बस इतना ही कि एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की कोशिश जो कर रहे थे ब्रिक्स के जरिए या मल्टीलेटरल और जो फोरम्स हमारे हैं उनके जरिए, शायद जो और मुल्क हैं, जो भारत के अलावा जो और मुल्क हैं जिनके पास ज्यादा विजन है या जो ज्यादा शिद्दत के साथ लगे हुए हैं इस सिलसिले में, शायद उनको कोई फायदा मिल जाए। हमें कितना फायदा मिलेगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए उर्मिलेश जी, जिन पे अब चाइना, आप देखते हैं प्रधानमंत्री कल मेरे ख्याल कल शाम को शायद शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। और देखिए चाइना, इसमें दो पहलू हैं उर्मिलेश जी। आपने देखा होगा चाइना शुरू से ट्रंप को अपनी जगह पे उन्होंने रखा है कि आप ट्रंप को उन्होंने जरा सा भी भाव नहीं दिया। शुरू से उन्होंने कहा कि हम आपसे एंगेज नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह की बात करोगे तो हम अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। और चाइना के पास चाइना के पास वेपन्स थे, चाइना के पास लिवरेज था। क्या लिवरेज था? चाइना टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे है और उनके पास रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स हैं, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, जिसका इस्तेमाल डिफेंस में होता है, मिसाइल्स में होता है। आप देखिए चाइना ने डट के, ट्रंप यूएस ने जब टैरिफ डाला, उन्होंने भी उल्टा उतना ही टैरिफ डाला। और उसके बाद ट्रंप साहब को थोड़ा झुक के शी जिनपिंग से बात करनी पड़ी। और तब भी उन्होंने कहा कि हम सीधे लीडर बात नहीं करेंगे, आप नीचे लेवल पे बात कीजिए और फिर ऊपर आइए। ये नहीं कि आप फोन पे कुछ उठा के ऐसी कुछ बिना प्रिपेयर किए हुए बात नहीं होगी। तो चाइना ने उनको अपनी जगह दिखाई, यूएस को। और आज देखिए सबसे बढ़िया डील चाइना ले गया। जितना टैरिफ चाइना पे लगा था पूरा हटा, जितना जो नया टैरिफ लगा था वो पूरा हटाना पड़ा। उसके बाद चाइना ने रेयर अर्थ जो मेटल्स है, जो ट्रंप साहब बहुत डेस्परेटली, जो यूएस इंडस्ट्री जो चाहती थी, वो उसको उन्होंने दिया। और उसके बदले में जो क्विड प्रो को, चाइना ने जो सेमीकंडक्टर, वहां के जो डिजाइन सॉफ्टवेयर जो यूएस हमेशा बिल्कुल किसी को दिए बगैर और उससे बड़ा सीक्रेसी उसमें रखता था, किसी को, इंडिया को भी नहीं देता था, जबकि इंडिया और यूएस का बड़ा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इंडिया को भी आज तक नहीं दिया। वो चाइना को उन्होंने जाके दिया, चाइना को देना पड़ा। और आज की तारीख में ट्रंप बात करेंगे, अब चाइना जाके चाइना के साथ आगे टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी करेंगे। अब सोचिए चाइना के साथ कोऑपरेशन चल रहा है, हाँ, और हिंदुस्तान को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। जबकि 6 महीने पहले तक पूरा नैरेटिव ये था कि यूएस इंडिया को चाइना के खिलाफ एक उसको एक वो बना के चाहता है कि इंडिया यूएस का एक यहाँ पे चाइना को काउंटर करने का एक जियोपॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन के रहे। अब बिल्कुल उल्टा हो गया, वो चाइना से अपना बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और उनकी टैरिफ वगैरह जो एडिशनल टैरिफ लगाई थी वो सब हटा भी दिया, और सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया पे है। सो मैं ये सब बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया के पास अभी कुछ लीवर नहीं है, क्योंकि इंडिया को भी रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए। यहाँ पे टाटा, बजाज सब अपने ईवी स्कूटर गाड़ियों के लिए वो मांग रहे हैं। तो अब जाके जब यूएस से जब इतनी जोर की, जब यूएस से वो झटका लगा इंडिया को, अब ये जाके वहां बात कर रहे हैं चाइनीज। तो अब चाइनीज ने कुछ स्टेटमेंट दिया कि शायद वो रेयर अर्थ मेटल्स शायद इंडिया के लिए खोल दें, थोड़ा हमें दे दें, ताकि हमारी जो ईवी प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो उसमें रुकावट ना है। नहीं तो वो बंद हो जाएगा, वो ईवी
अगर चाइना ना दे तो ईवी में प्रोडक्शन में काफी गिरावट आएगी, ये सभी मानते हैं। तो अभी जो है मैं ये देख रहा हूं कि इंडिया को जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है, जैसे ब्रिक्स की जो कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, चाइना हुआ, और भी जो ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स तो अब एक्सपैंड हो गया था, ईरान भी, इन सब से मिलके इंडिया को बहुत जल्दी एक ग्लोबल साउथ का एक नया वो खड़ा करना चाहिए, ग्रुपिंग खेमा। और चाइना ने स्टेटमेंट दिया परसों कि वो इंडिया के साथ मिलकर ये काम करने को तैयार है, कि जो WTO की जो कुछ प्रिंसिपल्स थी जो ग्लोबल साउथ के हित में जो थी, उसको चाइना इंडिया के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। तो अब इन पे डिपेंड करता है कि इनकी अब डिप्लोमेसी किस हद तक ये चीजें इंडिया कर पाएगी। अगर जल्दी से जल्दी करे तो मुझे लगता है कि जल्दी करे तो शायद मेरे ख्याल 6 महीने 8 में एक साल के अंदर कुछ चीजें जो बिगड़ी हुई चीजें उनको सुधार सकते हैं। मगर लेकिन एक बात मैंने माफ कीजिएगा, एक पहलू मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और ये एक संभावना है जो ब्रिक्स कंट्रीज या और जो लोग हैं, जैसे शंघाई शिखर जो वार्ता अभी चल रही है, इसके जो मेंबर्स हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या इंडिया के साथ है कि इंडिया का जो पूरा का पूरा जो ये जो आज नीड है, आज जो उसकी जरूरत है, वो एक तरफ है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज जो इंडिया ने बना रखी हैं, इंडिया के रूलिंग जो जो क्लास है ने उसने, कि वो हरगिज इजराइल के बारे में कोई क्रिटिकल कमेंट नहीं करेगा। कोई मुद्दा आ जाए वो इजराइल के साथ ही खड़ा रहेगा। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिविलाइज, सबसे ज्यादा समझदार होने के लिए इजराइल का साथ देना जरूरी है, ऐसा लगता है कि इसीलिए इंडिया की सरकार इजराइल के साथ खड़ी है। अब मुश्किल यह है कि जो ब्रिक्स के देश हैं ज्यादातर, या शंघाई जो सहयोग के देश हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे देश हैं जो इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे पर पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, और वो अमेरिका की भी आलोचना करते हैं इस मुद्दे पर कि वो क्यों इजराइल को इतना शह दे रहा है या प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये जो डिप्लोमेटिक जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, यानी एक तरफ आपने जो भारत की ट्रेडिशनल विदेश नीति है उससे बिल्कुल आपने अपने को जुदा कर लिया है, और आज जो आपकी आर्थिक जरूरतें हैं, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर में आपको आप यकीन करने लगे हैं मजबूरी में, और दूसरी तरफ आप फिर वो स्ट्रांगली प्रो अमेरिकन जो एक विजन है दुनिया के और मामलों में, उस पर आप अपने को बिल्कुल अब से अलग नहीं करते। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे सरकार हल करेगी? उर्मिला जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन इनको हल करना पड़ेगा। अब इनके बस से बाहर है। इनको अब अगर ये ग्लोबल साउथ के साथ आर्थिक मामलों में अगर पूरी तरह जुड़ जाती हैं, इंडिया जुड़ती है, और अमेरिका से, वो तो हमें दिख ही रहा है, अमेरिका खुद ही इंडिया को ग्लोबल साउथ की तरफ धकेल रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक तरह से थोप रही है कि आप जाइए, आप पूरे ग्लोबल साउथ के साथ मिलिए। तो ये अच्छी बात है। तो अगर ये चीज होगी, इसके साथ थोड़ी जियोपॉलिटिक्स भी बदलेगी। जो इंडिया इजराइल के साथ जो अभी व्यवहार कर रही है, पीछे अभी एक स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले, आपने सुना होगा कि वहां पे जो जर्नलिस्ट एकदम जो इजराइल ने फ्रेश जो अटैक किया उसमें मारे गए थे, इन्होंने स्टेटमेंट दिया इंडिया ने। पहले ये स्टेटमेंट देते नहीं थे, पहले तो कई पत्रकार मरे, आपने सुना कोई स्टेटमेंट दिया इन्होंने? नेवर। हाँ, मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे वहां भी थोड़ा चाहिए। लेकिन आप जो ब्राजील का उदाहरण दे रहे हैं कि उनके पास इस तरह का प्लान है, वो भी 50% टैरिफ झेल रहे हैं, और इंडिया की तरह कुछ ही देश हैं, आई थिंक 3 या 4 देश हैं जहां की 50% उन्होंने लगाई है। लेकिन इंडिया में जो प्लान अभी हो रहा है, तो अभी देखा हमने कि जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा एक मार्गदर्शक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बीजेपी को खड़ा किया, जनसंघ को खड़ा किया, आरएसएस, वो तो अभी मोहन भागवत ने बयान दिया कि भाई वो काशी मथुरा का बाकी है, उस पर अगर वो जाते हैं, लोग आते हैं, तो हमारे स्वयंसेवक फ्री हैं जाने के लिए, हम नहीं जाएंगे, हम आंदोलन नहीं करेंगे जैसे अयोध्या में हमने किया। लेकिन यहाँ करने के बजाय समाज में फिर बांटने का जो अभियान है
उस पर प्रारूप बन रहा है, उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है। तो ये कितना आपको लगता है कि ये हम जो सही इशू हैं, जो जरूरी इश्यूज हैं, उन पर तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज को बांटने वाले इश्यूज पर हम ज्यादा एक्टिव हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है उर्मिला जी। मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं और मुझे याद है इन्होंने सबसे पहले अपने जो भाषण में 15 अगस्त के भाषण में, आपको याद होगा, इन्होंने 2014 में 15 अगस्त के भाषण में इन्होंने कहा था कि अगले 5 साल या 10 साल, 5-7 साल केवल डेवलपमेंट का के ऊपर फोकस रखेंगे और कोई भी जो जो डिवाइसिव इश्यूज हैं, जो 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 लोगों को अलग थलग करने वाले जो इश्यूज हैं, उसको हम कुछ टाइम के लिए उस पर मॉरेटोरियम रखे ठंडे बस्ते में। मगर वो अब आरएसएस की फितरत ही ऐसे, उसके बाद भागवत जी ने घर वापसी का बड़ा स्लोगन दे दिया उसी के 1-2 महीने बाद। और उसके बाद हमने सब देखा क्या क्या हुआ है। जो और प्रधानमंत्री ने तो आरएसएस का गुणगान कर दिया इस बार 15 अगस्त की स्पीच में। इस बार उन्होंने गुणगान कर दिया। हाँ, तो हाँ। मुझे ये लगता है उर्मिला जी की प्रधानमंत्री इस वक्त थोड़े कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह इनकी छवि को जो एक धक्का पहुंचाया है, क्योंकि इन्होंने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपनी ग्लोबल छवि को लेके काफी उसका फायदा उठाया। आपने देखा होगा, हम इलेक्शन में यूपी बिहार, अरे बड़ा डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का। अब वो डंका बजने वाला सब मामला खत्म। अब लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उधर से धक्का लगा तो उधर भाग रहे हैं, उधर से लगा तो इधर। तो अब स्थिति ये है कि थोड़ा वीकनेस है इनकी, और मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ भागवत जी से कुछ बातचीत करके कुछ कॉम्प्रोमाइज कुछ किया है। जब उसी वजह से उन्होंने, जैसे आपने कहा, 15 अगस्त में बड़ा आरएसएस की बहुत उनको प्रेज किया, उनकी बहुत प्रशंसा उन्होंने करी। उसके बाद भागवत जी यहाँ के बोल रहे, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि 75 साल से लीडरों को रिटायर होना चाहिए। वो भी अपनी बातों से पूरा मुकर रहे हैं, ट्रंप की तरह ही। मतलब भागवत जी और ट्रंप में मुझे काफी सिमिलैरिटीज दिखती हैं। जो बात परसों बोली वो आज मुकर गए, जो आज बोली वो बाद में मुकर गए। तो हर चीज में वो उलट पुलट। पहले दिन स्टेटमेंट दिया भागवत जी ने कि भाई समाज में बिल्कुल, हिंदुस्तान में सब इंक्लूसिव और सब साथ मिलजुल के, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर 2 दिन बाद ये दे दिया कि भाई काशी मथुरा अगर कोई आरएसएस का स्वयंसेवक जुड़ना चाहे तो जुड़े, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। और किस मुंह से भागवत जी ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के लोग इस लॉजिक को समझेंगे। मतलब वो सोच, क्या वो ये समझते हैं कि सब पीपल आर फूल्स, मतलब बेवकूफ है हिंदुस्तान के लोग। उनके जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट से यही लगता है कि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ। अगर इन्होंने इस तरह का कुछ अभियान शुरू किया ध्यान बटाने के लिए, जो हमें करते हैं ये लोग, तो फिर तो हिंदुस्तान के, आप सोच लीजिए कि आर्थिक स्थिति के लिए बहुत घातक होगा। और हम कहाँ जाएंगे उसके बाद, भगवान ही मालिक है। पिछले 10-11 साल में इन्होंने इसी तरह के इश्यूज कर करके डिमोनेटाइजेशन करके आर्थिक नीतियों का पूरा एक किस्म से एक खिचड़ी बना के कुछ ज्यादा कुछ उपलब्धि नहीं हुई। और सब इनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में 10-11 साल में, आप किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, बहुत सबसे कम निजी निवेश हुआ है और लोगों की पूंजी कम हुई है, सेविंग्स गिरी है, और लोग जो डिमांड जो है, लोग खरीदारी लोगों की कम हुई है, खासकर जो निचले 80% जो निचले हिस्से के लोग हैं। ठीक है, टॉप 10% के हिसाब उनको, भाई टॉप 10% तो पूरी हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को हमेशा तो नहीं चला सकती। तो ये जो है, और ये खासकर मोदी जी के और नीतियों में भी दिखता है। जिस तरह इन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दिया है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग की क्षमता नहीं है कि खाना खरीद सकते हैं, राइट। तो ये इसके चलते अगर ये ट्रम्प टैरिफ का अगर इनका रिस्पांस ये रहा कि भाई फिर से पुरानी जो इनकी जो
इनकी जो राजनीति जो है वो नफरत की राजनीति अगर ये चलाना शुरू कर दे तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ट्रेजिक होगा ये अगर ये करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद एम के वेणु हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं समझता हूं कि आपका ये जो आखिरी वक्तव्य है बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम आर्थिक रूप से संकट में हैं, गहरी चुनौतियां हैं, उस समय समाज को बांटना, कम्युनल आधारों पर बांटना, इस तरह की संकीर्णताओं के आधार पर समाज को खंड खंड में करना, ये बेहद खतरनाक होगा, विनाशकारी होगा और तबाही का आलम होगा। तो दोस्तों, आज हम इतना ही कहेंगे और यह भी जरूर कहेंगे जो एम के वेणु साहब ने कहा कि इस समय सरकार को बहुत गंभीरतापूर्वक इन चीजों को लेना चाहिए, ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए कि वो कैसे अपनी आर्थिक जो भरपाई है उसको कैसे वो करे और कैसे अपने देश के मजदूरों का, निवेशकों का और मैन्युफैक्चरर जितने इस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ और पूरे देश का भला हो सके। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।